Hello students, this is your physics class and I am your physics teacher करण वर्मा। आज का जो हमारा लेक्चर है, आज के हमारे लेक्चर में हम बात करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की। ठीक है, 11th क्लास स्टूडेंट के लिए है ये जो लेक्चर है। इससे पहले जो कि हम 11th क्लास का सिलेबस पढ़ेंगे, उससे पहले हम 9th क्लास का थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हमारा चैप्टर का नाम है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हमने 3 लॉ पढ़े थे 9th क्लास के अंदर। फर्स्ट लॉ हमारा क्या था? फर्स्ट लॉ क्या था? एन ऑब्जेक्ट इन मोशन टेंड्स टू स्टे इन मोशन एंड ऑब्जेक्ट एट रेस्ट टेंड्स टू स्टे एट रेस्ट अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन अनबैलेंस फोर्स। जो अनबैलेंस फोर्स है वो हम अगली स्लाइड में पढ़ेंगे। अनबैलेंस फोर्स होता क्या है? वैसे तो सबको 11th क्लास में सबको पता होगा अनबैलेंस फोर्स क्या है, क्योंकि 9th का टॉपिक हम रिव्यू कर रहे हैं। ठीक है, फिर भी मैं इसके बारे में बताऊंगा अगली स्लाइड्स में। ठीक है, सेकेंड लॉ हमारे पास क्या था? फोर्स इक्वल्स मास टाइम्स एक्सीलरेशन। फोर्स इक्वल किसके बराबर होता है? F इज इक्वल टू एम में, जो हमने सेकेंड लॉ में पढ़ा था। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। थर्ड लॉ हमारा क्या था? फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, ये हमारे पास न्यूटन ने 3 लॉ दिए थे बेसिक। ये हमारे पास 3 लॉ ही है, इसको हम फर्दर एलेबोरेट करेंगे। ठीक है, अपनी नेक्स्ट स्लाइड्स। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमें क्या बताता है? एन ऑब्जेक्ट, जो कि फर्स्ट लॉ क्या है? लॉ ऑफ इनर्शिया ही है बेटा। ठीक है, फर्स्ट लॉ हमें क्या बताता है? एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट टेंड्स टू स्टे एट रेस्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा। एंड एन ऑब्जेक्ट इन मोशन टेंड्स टू स्टे इन मोशन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन अनबैलेंस फोर्स। जब तक कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, अगर मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी, जब तक उसके ऊपर कोई अनबैलेंस फोर्स एक्ट ना करे। ठीक है, अगला क्या है? बेसिकली क्या है? एन ऑब्जेक्ट विल कीप डूइंग व्हाट इट वाज डूइंग अनलेस एक्टेड ऑन बाय एन अनबैलेंस फोर्स। अगर जो चीज कोई कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो मोशन में रहेगा, रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा। ठीक है, जैसे अगले इसमें बोला हुआ है, इफ ऑब्जेक्ट वाज सिटिंग स्टिल इट विल रिमेन स्टेशनरी। अगर कोई कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहेगा जब तक उस पर फोर्स अनबैलेंस फोर्स नहीं लगता। मतलब क्या हुआ कि जो फोर्स है वो क्या करता है? मोशन चेंज करता है। अगर कोई रेस्ट में है तो उसको मोशन में ला देता है, अगर मोशन में है तो उसको रेस्ट में ला देता है। ठीक है, अब ये क्या है? व्हाट इज मेंट बाय अनबैलेंस फोर्स? अनबैलेंस फोर्स होता क्या है? जैसे आप देख रहे हैं डायग्राम में, इसमें आपको शो हो रहा है, देखिए, एक फोर्स ऑन द बुक आर बैलेंस्ड। कोई टेबल पे एक बुक पड़ी है, ठीक है, ग्रेविटी फोर्स उसको नीचे की तरफ लेके जा रही है, बट अगर जितना बुक अपने वेट के कारण टेबल पे फोर्स लगा रही है उतना ही टेबल इसको रिवर्ट में फोर्स लगा रही है, क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है? एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल रिएक्शन। अगर ये बराबर नहीं होते दोनों फोर्स तो ये बुक नीचे आ जाती। ठीक है, बट ये बुक अगर टेबल पे रखी हुई है और ये मूव नहीं कर रही, ना ये नीचे जा रही ना ये ऊपर जा रही, मतलब दोनों फोर्स बैलेंस है। अगर मैं इसको F1 का नाम देता हूं, इसको F2 का नाम देता हूं, तो F1 बराबर F2 है, ये होता है बैलेंस फोर्स। ठीक है, इफ फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर इक्वल एंड अपोजिट दे आर सेड टू बी बैलेंस्ड। देखो, इक्वल अपोजिट फोर्स दोनों बराबर है तो इसलिए इसको बैलेंस फोर्स कहा गया है। एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस नो चेंज इन मोशन। जब बैलेंस फोर्स होगा तो उसमें कोई भी मोशन चेंज नहीं होगा, जिस जगह पे जो ऑब्जेक्ट है वो वही रहेगा। इफ देयर आर नॉट इक्वल एंड अपोजिट, अगर ये फोर्स इक्वल अपोजिट नहीं है, देन द फोर्स आर अनबैलेंस्ड। तो ये फोर्स अनबैलेंस है। मान लो F1 ग्रेटर हो जाता है F2 से, तो क्या होगा? बुक नीचे आने की कोशिश करेगी और ये टेबल को ब्रेक कर देगी। ठीक है, आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, कोई टेबल के ऊपर कोई भारी चीज हम रख देते हैं तो उसके कारण क्या होता है? टेबल टूट जाती है। वो किस वजह से टूटती है? क्योंकि उसका ग्रेविटी फोर्स उसके ऊपर ज्यादा लग रहा है, उतना टेबल उसको रिएक्शन फोर्स नहीं दे पा रही, इस कारण वो ऑब्जेक्ट नीचे आ जाता है। सिंपल एग्जांपल देख लीजिए अनबैलेंस फोर्स का।
सोकर बॉल, जैसे आपको डायग्राम में दिख रही है सोकर बॉल, ये इट टेक्स एन अनबैलेंस फोर्स। जब हम किक मारते हैं तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, हम मान लो मैंने किक मारी, इस डायरेक्शन मैंने फोर्स लगाया, ठीक है, तो इसको, इसके मोशन को रोकने वाला अपोजिट फोर्स नहीं है, तो फोर्स सिर्फ एक ही डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये अनबैलेंस फोर्स हुआ, जिसके कारण जो बॉल है ये मूव करेगी अगली डायरेक्शन विद वेलोसिटी v। ठीक है, अगला एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम, ये आपने देखा टग ऑफ वॉर जो गेम आपने देखी भी होगी, उसमें क्या करते हैं, इस साइड से ये इधर फोर्स लगा रहे हैं F1, इस साइड से ये यहाँ फोर्स लगा रहे हैं F2। अगर ये दोनों फोर्स बराबर है तो ये ना तो ये इधर मूव करेगा ना ये इधर मूव करेंगे, अगर दोनों फोर्स बराबर है तो F1 इज इक्वल टू F2 है, तो ये उसी पोजीशन में रहेंगे, ना कोई बंदा इस तरफ जाएगा ना कोई इस तरफ होगा। ये बैलेंस फोर्स का रिएक्शन, बैलेंस फोर्स का अपना एग्जांपल है। अब है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को ही हम लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। सबसे पहले इनर्शिया क्या होती है, ये किसी बॉडी की टेंडेंसी होती है जो अपने मोशन को रेजिस्ट करती है, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहेगा, ये उसकी खुद की प्रॉपर्टी है, वो अपनी मोशन को चेंज नहीं करना चाहता, ठीक है। फर्स्ट लॉ भी हमारा यही कहता है। और बेसिकली इनर्शिया किससे रिलेट किया गया, मास से, जिसका जितना ज्यादा मास उसका उतना ही ज्यादा इनर्शिया। फर्स्ट लॉ भी हमारा यही कहता है, द फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट ऑल ऑब्जेक्ट हैव इनर्शिया, मतलब हर ऑब्जेक्ट में इनर्शिया होता है, अगर जिसके पास मास है तो उसके पास इनर्शिया होगा ही होगा, क्योंकि मास सीधा सीधा रिलेट करता है इनर्शिया से। द मोर मास एन ऑब्जेक्ट हैज द मोर इनर्शिया इट हैज, जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा इनर्शिया होगा, उतना ही उसको मोशन, उतना ही उसके मोशन को बदलना मुश्किल होगा। जैसे अगर एक गाड़ी है, गाड़ी को रोकना आसान है, उसी जगह पर एक 24 टायर वाला अगर हम ट्रक ले लेते हैं तो उसका मास ज्यादा हो गया, उसको ब्रेकिंग, उसको रोकने के लिए हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। मतलब उसकी जब एक गाड़ी होगी लाइटर मास की, हाई, उसका मास हल्का है तो वो जल्दी रुक जाएगी एज कंपेयर टू ट्रक, ठीक है। ट्रक का मास ज्यादा है इसलिए वो मोशन को चेंज होने में उसके देर लगेगी, मतलब मोशन से रेस्ट में आने में उसमें टाइम लगेगा, ठीक है। इफ ऑब्जेक्ट इन मोशन एंड स्टे इन मोशन, व्हाई डोंट मूविंग ऑब्जेक्ट कीप मूविंग फॉरएवर। अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है और हम कहते हैं अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में रहेगा, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, तो फिर वो रुकता क्यों है? इसके लिए, इसके पीछे कारण क्या होता है, अनबैलेंस फोर्स, ठीक है। अनबैलेंस फोर्स उसको रोकते हैं, जैसे फ्रिक्शन फोर्स हो गए, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, ये क्या हो गया, अनबैलेंस फोर्स, ठीक है। जैसे इसमें क्या है, थिंग्स डोंट keep moving forever because there is almost always an unbalanced force acting on upon it, ठीक है। जैसे एक बुक स्लाइड कर रही है, अगर इससे कोई सरफेस से किसी बुक को स्लाइड करेंगे तो ये कुछ टाइम बाद आके अपने आप रुक जाएगी, क्यों? क्योंकि इस पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, अनबैलेंस फोर्स है जो कि इसके मोशन को रेजिस्ट कर रहा है, इसलिए ये मोशन में काफी टाइम तक नहीं रहेगी। उसके बाद है, इफ यू throw a ball upward it will eventually slow down and falls because of force of gravity। अगर किसी बॉल को हम ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं विद वेलोसिटी v, तो एक टाइम पे जाके ये इसकी वेलोसिटी किसी पॉइंट पे जाके 0 हो जाएगी और फिर उसके बाद ये वापस नीचे आने लग जाएगी, क्योंकि इस पे हर टाइम एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, जी, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लग रहा है जो इसको नीचे की तरफ खींच रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, अनबैलेंस फोर्स है, ठीक है। तो इसलिए धीरे 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 करके वो ऑब्जेक्ट रुकने लग जाएगा। जैसे गाड़ी है, गाड़ी के ब्रेक मारते हैं, ब्रेक मारने से क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स, रुकती है गाड़ी, किस वजह से रुकती है, फ्रिक्शन के कारण, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स उसको अपोजिट की तरफ, एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है जिसके कारण उसका मोशन स्लो हो जाता है। उसके बाद स्पेस, आउटर स्पेस की बात करें, देखो ये कंडीशन कब एप्लीकेबल है, वैक्यूम के अंदर। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी। ये वैक्यूम में हमारे जो कंडीशन सेटिस्फाई होती है, जहां पर वो किसी टाइप का कोई फ्रिक्शन नहीं होता। जैसे आउटर स्पेस के अंदर, जब आउटर स्पेस में होते हैं तो ना वहां पर ग्रेविटी होती, ना किसी टाइप का एटमॉस्फेयर होता है, एटमॉस्फेयर नहीं होगा, ना एयर है ना कुछ है, तो कोई एयर फ्रिक्शन भी नहीं है। तो इसलिए जब रॉकेट को लॉन्च करते हैं तो एक पर्टिकुलर स्पीड पे उसको
लॉन्च किया जाता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। जब वो ग्रेविटी से बाहर हो जाती है तो जिस वेलोसिटी से वो एग्जिट हुई है उसी वेलोसिटी से वो चलती रहेगी, ठीक है, और उसी डायरेक्शन में चलती रहेगी। अब पैसेंजर का इनर्शिया का एग्जांपल है पैसेंजर का, जैसे एक ट्रेन है, ट्रेन के अंदर आप किसी बोगी में आप बैठे हैं, तो आपने खुद नोटिस किया हो, ट्रेन हो बस हो कुछ भी हो, आप बैठे हैं मान लो या खड़े हैं मान, जब बस चलती है तो आप पीछे की तरफ मूव करते हैं, क्यों? क्योंकि आपके बॉडी का लोअर पार्ट है जो वो इससे कनेक्टेड है सरफेस से, ठीक है। बस चली तो आपका लोअर पार्ट आगे की तरफ मूव करने लगा, बट अपर पार्ट अभी भी रेस्ट में रहना चाहता है, इस वजह से आप पीछे की तरफ जाओगे, ठीक है। ऐसे ही जब ये बस चल रही है और एकदम से ब्रेक लगती है तो आपने देखा होगा कि आप आगे की तरफ गिरते हैं, क्यों? क्योंकि आपका लोअर पार्ट जो कनेक्टेड है बस से, वो अगर बस रेस्ट में आई है तो उसके साथ आपका लोअर पार्ट है वो इंस्टेंटेनियस मतलब उसी टाइम में आपका जो लोअर पार्ट है वो रेस्ट में आ जाएगा बस के साथ ही, बट आपका अपर पार्ट अभी भी मोशन में है, वो मोशन में रहना चाहेगा, इसलिए अपर पार्ट आपको आगे की तरफ धकेलेगा, ठीक है। अब आ गया हमारा न्यूटन सेकंड लॉ। सेकंड लॉ क्या कहता है? ये फोर्स का लॉ है, मतलब सेकंड लॉ को हम न्यूटन फोर्स लॉ भी कहते हैं, कि हाँ भी फोर्स मिलता है इससे हमें, कि हाँ भी कोई अगर ऑब्जेक्ट, इसमें फर्स्ट सेकंड लॉ हमें क्या कहता है? फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू में एक्सीलरेशन, मास इनटू में एक्सीलरेशन, ये हमें न्यूटन सेकंड लॉ से मिला, ठीक है। अब ये देख लीजिए एक्सीलरेशन क्या होती है? कोई बॉडी कितनी तेज अपनी स्पीड चेंज कर रही है, चाहे वो मोशन से रेस्ट में हो, ठीक है, मोशन से रेस्ट में आएंगे उसको हम बोलते हैं रिटार्डेशन, नेगेटिव एक्सीलरेशन। अगर रेस्ट से मोशन में जा रही है, अपनी वेलोसिटी चेंज कर रही है और कितनी जल्दी चेंज कर रही है, उसको बोलते हैं हम एक्सीलरेशन। तो ए मेजरमेंट ऑफ हाउ क्विकली एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग स्पीड, ये हमारा क्या हो गया? एक्सीलरेशन। What does F is equal to ma means? Force is directly proportional to mass and acceleration, ठीक है। Imagine a ball of a certain mass moving at a certain acceleration. This ball has a certain force. अगर कोई बॉडी मूव कर रही है और अपनी वेलोसिटी चेंज कर रही है, देखो कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर मूव कर रही है तो एक्सीलरेशन हमारे पास क्या होगा? जीरो, क्योंकि उसकी चेंज इन स्पीड क्या है? जीरो। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्पीड अप हो रहा है, मतलब धीरे धीरे उसकी स्पीड इंक्रीज कर रही है या क्विकली इंक्रीज कर रही है, तो वो डेफिनेटली एक्सीलरेटेड मोशन है। अगर किसी बॉडी में एक्सीलरेशन है और मास है उसके पास, तो उसके ऊपर डेफिनेटली फोर्स लग रहा है, ठीक है, फोर्स उसके ऊपर डेफिनेटली काम कर रहा है, ठीक है। नाउ इमेजिन वी मेक द बॉल ट्वाइस एज बिग, अगर हम बॉल का जो साइज है वो डबल कर देते हैं मास के हिसाब से बेटा, बट कीप द एक्सीलरेशन कांस्टेंट, तो फोर्स क्या हो जाएगा बेटा? डबल हो जाएगा, क्योंकि अगर मैंने पहले मास क्या था? m था, एक्सीलरेशन a थी, तो फोर्स हमारे पास क्या आ गया? F इज इक्वल टू ma। अब हमारे पास मास क्या? डबल है और एक्सीलरेशन वही है, तो फोर्स क्या हो गया? 2ma, मतलब फोर्स डबल हो गया है पहले फोर्स 1 का, तो F2 क्या आ गया अपने पास? डबल ऑफ F1, ठीक है। अगर मान लो इसी तरह मास कांस्टेंट रहता, एक्सीलरेशन डबल हो जाती, तब भी हमारे पास फोर्स क्या हो जाता? डबल हो जाता। तो मतलब क्या है? चाहे एक्सीलरेशन इंक्रीज हो चाहे मास इंक्रीज हो, ठीक है, तो फोर्स इंक्रीज होगा। ये हमें सेकंड लॉ में बताया हुआ है। अब है जैसे अभी बताया मैंने, अगर मास और फोर्स दोनों ही डबल हो जाते हैं तो एक्सीलरेशन हमारे पास क्या? तो फोर्स, मास और एक्सीलरेशन दोनों ही डबल हो गए हमारे पास, तो हमारे पास फोर्स क्या हो गया? 4 टाइम्स, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है लास्ट टाइम, सो बट इफ यू डिक्रीज द मास बाय हाफ, हाउ मच फोर्स वुड द ऑब्जेक्ट हैव नाउ? तो कितना फोर्स होगा? अगर मास को आधा कर दिया हमने, तो फोर्स भी क्या हो जाएगा अपने पास? आधा हो जाएगा। अभी देखिए समटाइम वेरी मैसिव मास, जैसे ग्लेशियर्स लिए हुए हैं, इसमें चेंजिंग स्पीड वेरी स्लोली। अगर जब ग्लेशियर पिघलता है
तो वो काफी स्लोली स्लोली नीचे आता है, बट ग्लेशियर का मास क्या है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इसलिए जब वो नीचे किसी ऑब्जेक्ट पे गिरता है तो काफी ज्यादा फोर्स से उसके ऊपर गिरता है। क्यों? एक्सीलरेशन इतनी इंक्रीज नहीं हुई, बट उसका मास इंक्रीज था, इसलिए फोर्स इंक्रीज हो गया। अब जैसे बंदूक की बुलेट है, ठीक है, गन की जो बुलेट है उसका मास क्या था, बहुत छोटा होता है, ठीक है, मास छोटा है, बट उसकी एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा होती है, वेलोसिटी जो उसकी होती है बहुत ज्यादा होती है। तो फोर्स भी उसमें क्या आता है, काफी ज्यादा जो इम्पैक्ट करेगा हमारी बॉडी पे, वो एक छोटा सा ऑब्जेक्ट भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर सकता है अगर उसकी एक्सेलरेशन बढ़ा दी जाए। मतलब दो ऑब्जेक्ट का जरूरी नहीं है कि एक ऑब्जेक्ट भारी है और एक ऑब्जेक्ट हल्का है तो दोनों, हल्का ऑब्जेक्ट हमेशा कम ही फोर्स लगाएगा, अगर उसकी एक्सेलरेशन इंक्रीज कर दी जाए तो वो भी एक बड़े ऑब्जेक्ट जितना फोर्स लगा सकता है। अब है हमारे पास न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है हमारे पास, एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है, ये हमारे पास थर्ड लॉ है, ठीक है। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर अगर मान लो बॉल है, बॉल दीवार पे हिट करती है, तो बॉल ने क्या किया, दीवार को अपना फोर्स लगाया, तो बदले में दीवार भी बॉल पे फोर्स लगाएगी, जिसकी वजह से बॉल बाउंस बैक होती है। देखो, फॉर एवरी फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट देयर इज एन इक्वल फोर्स एक्टिंग ऑन द इन द अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। राइट नाउ ग्रेविटी इज पुलिंग यू डाउनवर्ड्स इन योर सीट, बट न्यूटन्स थर्ड लॉ सेज सीट इज पुशिंग अप अगेंस्ट यू विद इक्वल फोर्स, तभी आप उस पोजीशन पे बने हुए हैं, ठीक है। अगर आप नीचे नहीं जा रहे, किस वजह से, जो आप जिस सीट पे आप बैठे हैं, तो बदले में वो सीट भी आपको उतना ही रिएक्शन दे रही है। दिस इज वाई यू आर नॉट मूविंग, देयर इज ए बैलेंस फोर्स एक्टिंग ऑन यू, ग्रेविटी पुल्स डाउन यूर सीट पुशिंग अप, ठीक है। आपकी सीट आपको ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही है, बट ग्रेविटी नीचे की तरफ फोर्स लगा रही है, बट दोनों फोर्स बैलेंस है, इसलिए आप कहीं भी मूव नहीं करोगे, ना ऊपर ना नीचे, ठीक है। तो ये बैलेंस फोर्स है, जैसे इसमें बताया हुआ है। अगला है स्केटबोर्ड, ठीक है। व्हाट हैपेंस इफ यू आर स्टैंडिंग इन स्केटबोर्ड और स्लिपली फ्लोर एंड पुश अगेंस्ट द वॉल। जब आप स्लिपरी फ्लोर पे होते हैं या स्केटबोर्ड पे होते हो और आप वॉल को पुश करोगे, तो क्या होता है, आप वॉल से अवे जाओगे, बिकॉज यू पुश ऑन द वॉल बट वॉल पुश बैक ऑन यू विद इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, ठीक है। क्योंकि आपने बॉल को पुश किया, आपने बॉल को पुश किया और बॉल ने अपोजिट रिएक्शन में, अपोजिट आपको एक रिएक्शन दी, जिसकी वजह से अगर आप जोर से उसको पुश करते हो तो आप स्केटबोर्ड पे पीछे की तरफ आओगे, क्योंकि बॉल ने भी आपको रिएक्शन फोर्स दिया। जैसे चलते टाइम, why does it hurt so much when you stub your toe, ठीक है। जब आप टो के सहारे चलते हो, when your toe exert a force on the rope and the rope exert equal and opposite force, जब आप देखते हो, आप नंगे पैर चलते हो, तो आप किसी पत्थर पे अगर पैर आपका रखा जाएगा तो क्या होगा, आपको पेन होगा। क्यों? क्योंकि आपने पत्थर को फोर्स लगाया है, तो बदले में पत्थर ने भी आपको एक रिएक्शन फोर्स दिया है, जिस वजह से रिएक्शन फोर्स आपके पैर पे आया, इस वजह से आपको दर्द हुआ, ठीक है। तो ये हमारे न्यूटन्स थर्ड लॉ के कुछ एग्जांपल थे। अब रिव्यू कर लेते हैं, हमने क्या पढ़ा, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पढ़ा। फर्स्ट लॉ क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट in motion tends to stay in motion and object at rest tends to stay at rest unless acted upon by an unbalanced force। जब तक उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं लगता तब तक वो अपना मोशन चेंज नहीं करेगा। सेकंड लो क्या था हमारा, फोर्स का लो था, इसमें हमने क्या पढ़ा, फोर्स किसके बराबर होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। थर्ड लो हमारा क्या था, एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इनर्शिया क्या होता है, टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो इनर्शिया क्या प्रॉपर्टी, इनर्शिया कौन सी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है किसी ऑब्जेक्ट की, जो अपने मोशन को रेजिस्ट करता है। अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगा। अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रहा है तब तक वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही चलता रहेगा, जब तक उसकी डायरेक्शन चेंज करने के लिए एक फोर्स ना लगाया जाए।
ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होता है, एक चेंज इन वेलोसिटी बोल दो, या फिर मेजरमेंट ऑफ हाउ क्विक एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग स्पीड बोल लो, एक ही बात है। उसके बाद वेलोसिटी क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये होगी हमारे पास वेलोसिटी। फोर्स क्या है, स्ट्रेंथ बोल दो या फिर एनर्जी। थैंक यू, आज का लेक्चर हम यहीं खत्म करते हैं। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।